Hello everyone. So today's topic is principle of superposition in Coulomb's law or principle of superposition in Coulomb's forces. देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट, पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट then the net force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges, and the magnitude of force between any two charges is independent of presence of other charges. देखिए क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अगर किसी मीडियम में एक नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2 और Q3, तो किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. किसी गिवन चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, इट इज़ अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. एंड द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. मतलब मान लीजिए Q1 और Q2 का ये जो पेयर है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अफेक्ट नहीं होगा अगर इनके सराउंडिंग में कोई और चार्ज को रख दिया जाता है. मान लीजिए मैंने Q3 चार्ज यहाँ रखा है, इसी तरह से मान लो मैं Q4 यहाँ रख दूँ, Q5 यहाँ रख दूँ, Q6 यहाँ रख दूँ, Q7 यहाँ रख दूँ, Q8, कितने करते करते कितने भी चार्जेस रख दूँ, 1000 चार्जेस भी क्यों ना रख दूँ इसके आसपास, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. सो मैनी प्रॉब्लम्स आर बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम कमिंग लेक्चर्स में स्टडी भी करेंगे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जेई मेन और नीट और सीबीएसई के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर. चलिए इसके लिए जो एक्सप्रेशन है हम उसको डिराइव कर रहे हैं. देखिए यहाँ पर 3 चार्जेस दिखाए गए हैं, Q1, Q2, Q3, और इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है. Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, और Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R3 वेक्टर. ओके, राइट, दिस इज क्लियर. ओके, सो नाउ वी हैव the forces being exerted on Q1 charge due to the other charges Q2 and Q3. We are seeing the direction of these forces. Suppose all the charges are positive. We have assumed here that all the charges are positive charges. If all the charges are positive charges, then each charge will repel other charge. ये जो Q1 चार्ज है इसके ऊपर जो Q2 चार्ज है ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा मतलब इसको अपने से दूर धकेलेगा, दूर पुश करेगा, तो दूर पुश करेगा तो इसका मतलब Q1 चार्ज Q2 के कारण किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूर, अपने से दूर. अब ये Q2 चार्ज अपने से दूर धकेलेगा तो F12 वेक्टर इधर होगा. इसी तरह से Q1 चार्ज के ऊपर Q3 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी इधर होगा, क्योंकि Q3 भी Q1 को अपने से दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा. तो these are directions of F12 vector and F13 vector. Now see what is this vector. This is R21 vector. R21 vector क्या है, a vector pointing from Q2 to Q1. It is a vector which is directed from Q2 charge to Q1 charge. Q2 से Q1 चार्ज की ओर ये वेक्टर जा रहा है, R21 वेक्टर. सिमिलरली R31 वेक्टर क्या है, Q3 से Q1 की ओर जो वेक्टर जा रहा है ये R31 वेक्टर है. ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, F12 force is the force experienced by Q1 due to Q2. Obviously it will be in this direction. and R21 वेक्टर क्या है, it is a vector pointing from Q2 to Q1. तो हम देख रहे हैं कि F12 वेक्टर और R21 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है. F13 वेक्टर क्या है, it is the force experienced by Q1 due to Q3, ये इस डायरेक्शन में है. और R31 वेक्टर क्या है, इट इज़ ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q3 टू Q1. तो हम देख रहे हैं F12 और R21 की सेम डायरेक्शन है. सिमिलरली F13 और R31 वेक्टर की सेम डायरेक्शन है.
ओके, तो अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, F12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर। R21 क्या है, R21 क्या है, Q2 और Q1 के बीच में जो डिस्टेंस है, Q2 और Q1 के बीच में जो वेक्टर दिखाया गया, इसका मैग्नीट्यूड है क्या, R21। तो R21 स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कौन सा वेक्टर लगाया, कौन सा यूनिट वेक्टर लगाया, R21 कैप। R21 कैप यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि R21 कैप और F12 वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं। F12 और R21 वेक्टर, क्योंकि R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, देखिए ध्यान से, F12 वेक्टर और R21 वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, अब R21 वेक्टर क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो भी इधर ही एक्ट करेगा। इसका मतलब R21 कैप की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो इसलिए हमने F12 वेक्टर जब लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा, R21 कैप। जब मैंने F13 वेक्टर लिख रहा हूँ तो मैं क्या उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाई R31 का स्क्वायर। R31 क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एक्टिंग बिटवीन Q1 एंड Q3। Q1 और Q3 जो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो R31 है, या R31 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब हम देख रहे हैं F13 और R31 की सेम डायरेक्शन है। R31 वेक्टर इधर है, तो इसलिए R31 वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा R31 कैप, वो भी इधर ही होगा। तो इसलिए हमने जब F13 वेक्टर लिखा तो यहाँ पर R31 कैप यूनिट वेक्टर लिखा, तो ये वैल्यूज आ गई F12 वेक्टर की और F13 वेक्टर की। ओके जी, अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि किसी गिवन चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की प्रेजेंस के कारण जो नेट फोर्स लगेगा, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू द अदर चार्जेस। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, वो क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, क्योंकि केवल दो ही चार्जेस Q1 और Q3 के अराउंड थे, Q1 के अराउंड थे, Q2 और Q3, और तो कोई चार्ज था ही नहीं। Q1 के अराउंड केवल दो ही चार्जेस प्रेजेंट थे, तो दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी दो ही चार्जेस के कारण लगेगा। तो इसलिए जो नेट फोर्स लगेगा वो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, ये कूलम्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो जब मैं इन दोनों को का सम लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये इन दोनों की वैल्यूज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 कैप, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 बाई R31 स्क्वायर, R31 कैप। तो इन दोनों को जब मैं सम करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, तो अंदर ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर, R21 कैप प्लस Q1 Q3 बाई R31 स्क्वायर, R31 कैप। ओके, इसी तरह से मान लीजिए n चार्जेस प्रेजेंट हैं नियर Q1। यहाँ तो हमने देखा कि Q1 के अराउंड सराउंडिंग में केवल दो ही चार्जेस प्रेजेंट थे, Q2 Q3। मान लीजिए ऐसा होता कि इस Q1 के सराउंडिंग में n चार्जेस प्रेजेंट है। मान लीजिए Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, इसी तरह से Q4 यहाँ है, Q5 यहाँ है, Q6 यहाँ है, Q7 यहाँ है, Q8 यहाँ है, Q9 यहाँ है, ऐसे अलग अलग अगर चार्जेस प्रेजेंट होते तो नेट फोर्स जो Q1 के ऊपर लगता है वो क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू F नेट वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F1n वेक्टर। F14 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4। इसी तरह से F1n वेक्टर क्या है, इट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू nth charge, Qn charge. Okay, so it has, as I have already told you, that so many numerical problems are based upon principle of superposition, and I think we can do one problem in this lecture also. So okay, let's see one problem based upon principle of superposition. So what is the problem? See, देखिए क्या है प्रॉब्लम, मैं इसको फिगर की हेल्प से समझाता हूं। देखिए, चार चार्जेस रखे हुए हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यूब। कहाँ रखे हुए हैं, ये एक स्केयर के चारों कोनों पे
चारों वर्टिसेस पे, चारों कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। अब क्या पूछ रहा है वो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज एट बी विल बी। देखिए एक स्केयर है ए बी सी डी, चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, हमें बी के ऊपर नेट फोर्स बताना है। इट इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग इस बी पॉइंट पर जो चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, इट इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस। देखिए देखते हैं एक एक फोर्स को हम देखते हैं। पहले देखते हैं बी के ऊपर ए के कारण जो फोर्स लग रहा है। बी के ऊपर ए के कारण जो फोर्स लग रहा है वो किधर था, इधर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी के ऊपर ए के कारण जो फोर्स लग रहा था वो किधर है, इस डायरेक्शन में। क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं। जब सभी पॉजिटिव हैं तो ये चार्ज जो ए पर रखा हुआ है इसको रिपेल करेगा, इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए इधर होगा। सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू सी, ये भी इधर होगा। ओके, अब देखिए एफ बी ए वैक्टर इधर एक्ट कर रहा है, एफ बी सी वैक्टर इधर एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं एफ बी सी और एफ बी ए का रिजल्टेंट निकालूं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर दूं। इस पैरेललोग्राम को जब मैं पूरा कर दूंगा तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये वैल्यू क्या आई, मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एफ है। ध्यान दीजिए एफ क्या है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ए वैक्टर एंड एफ बी सी वैक्टर, और ये इधर एक्ट कर रहा है। किधर एक्ट कर रहा है, जिस लाइन के अलोंग ये डायगोनल जा रहा था, देखिए उसी डायगोनल के अलोंग ये जाएगा। ओके, अब ये डायगोनल के अलोंग कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कैसे पता जी ये डायगोनल के अलोंग जाएगा। उसका कारण ये है, देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड, अभी हम देखेंगे इसको, ये बराबर आता है। एफ बी सी वैक्टर और एफ बी ए वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये बराबर है इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर नहीं होते फिर ये इधर नहीं जाता, फिर ये किसी और डायरेक्शन में जाता, फिर ये वाला और ये वाला एंगल बराबर नहीं होते। ओके, तो एफ वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है, एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ बी सी एंड एफ बी ए। अब देखिए हम पहले वैल्यूज देख लेते हैं एफ बी ए की क्या है। एफ बी ए की वैल्यू क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इट इज़ वेरी सिंपल, इनके बीच में डिस्टेंस ए है। ओके, इनके बीच में मान लीजिए जो डिस्टेंस है वो ए है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पर स्टेटमेंट फिर से हम देख लेते हैं। 4 चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी एंड डी ऑफ ए स्केयर ऑफ लेंथ ए। स्केयर की जो लेंथ है, ध्यान दीजिए वो ए है। वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज एट बी विल बी। बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा उसकी वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन हमें दी हुई है, ध्यान रखिए। ए इज द लेंथ ऑफ दिस स्केयर। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे एफ बी ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए एफ बी ए यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एफ बी ए और एफ बी सी एक्चुअल में दोनों ये बराबर होंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वैल्यू बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर। वेरी सिंपल, देखिए ये भी क्यू चार, ये भी क्यू चार, इनके बीच में डिस्टेंस ए, तो इनकी वैल्यू क्या है दोनों की। सिमिलरली ये 4 क्यू और ये भी 4 क्यू, तो एफ बी ए और एफ बी सी इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बराबर होगा, और वो कितना होगा, वो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अभी हमने कहा कि जो एफ वेक्टर जो कि इनका रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट की उसकी वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी आई, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ बी सी का स्क्वायर। ओके, तो ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग किया हमने, तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों की वैल्यू जो मैं इसमें पुट अप करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट बी ड्यू टू ए एंड सी। ए एंड सी पर जो चार्जेस रखे हुए हैं, ए और सी पर जो चार्जेस रखे हुए हैं उसके कारण बी के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू ये आ गई। कितने आ गई, ये आ गई, देखिए
हमने क्या किया, √2 कॉमन लिया और ये स्केयर से स्केयर रूट कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, एफ की। अब तीसरा एक फोर्स और रह गया, अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू केप्ट एट बी ड्यू टू द चार्जेस केप्ट एट ए एंड सी, बट still we have not calculated the force on B due to the charge kept at D. It is also charge Q plus Q charge. So force on B due to this charge plus Q kept at D. इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए FBD, फोर्स ऑन B ड्यू टू D, ये कितनी होगी 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई, कुछ नहीं किया, देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, पहले हमने डिस्टेंस क्या लिया था, A लिया था। अब हमने इस A की जगह, पहले हमने ये डिस्टेंस A लिया था, अब हम क्या करेंगे, इस A की जगह √2A ले लेंगे और कुछ नहीं किया। क्यों लिया √2A, ऑब्वियसली जब ये भी लेंथ A है, ये भी लेंथ A है, तो ये लेंथ कितनी होगी, √2A। ओके, तो हमने वैल्यू क्या ले ली, √2A का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आई है, √2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/2 आ गया और अंदर 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ओके, अब हमने सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो कि बी के ऊपर लग रहे हैं उन सभी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, देखिए FBC, FBA और FBD, तीन ही फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई चौथा फोर्स नहीं लग रहा। FBC और FBA का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड F मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब मुझे FBD का जो मैग्नीट्यूड है वो इसमें ऐड करना है। FBD वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं F वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ऐड कर दूंगा नेट फोर्स निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि FBD वेक्टर और F वेक्टर हम देखते हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिंपल ऐड कर देते हैं, ये बात हम जानते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जो B पॉइंट पर +Q चार्ज रखा हुआ था उसके ऊपर D पॉइंट पर जो ये +Q चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण FBD फोर्स इधर लगेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर था दोनों। अब F वेक्टर जो कि FBC और FBA का रिजल्टेंट है वो और FBD वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स ऑन चार्ज कैप्ट B अगर मुझे निकालना है तो इसलिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा नेट फोर्स ये जो है इसको निकालने के लिए। इसका मतलब नेट फोर्स भी इधर, FBD भी इधर और FB इधर। ये जो नेट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहा हूँ प्रॉब्लम के। F नेट कितना आ गया, वेरी सिंपल, F प्लस FBD। F की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये आई थी, और FBD की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया वो ये आई है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। तो इसको देख के हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शन C है वो करेक्ट है। देखिए ये जो C पार्ट है ये करेक्ट है, दिस इज आंसर। थैंक यू।